कठोरता और लचीलापन, मतलब नम्यता और कठोरता। नम्यता का मतलब हो गया संशोधन करने की प्रक्रिया सरल होती है, और कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं कि जिनमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। इसी रेफरेंस में भारत के संविधान को नम्यता और कठोरता का मिश्रण कहा जाता है। इसको हम देखते हैं। यदि संविधान की संशोधन प्रक्रिया बहुत सरल होती है तो संविधान लचीला होता है। संसद अपने साधारण बहुमत से बिल पास करके संविधान संशोधन बिल पारित कर सकती है, बना सकती है, संशोधन कर सकती है, तो उसको हम कहेंगे लचीला संविधान। इसके विपरीत कठोर संविधान वह होता है जिसकी संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। इसको समझने के लिए हमें संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन जो है वो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमारे देश के अंदर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका संविधान से ली गई है। ये इसका जो उल्लेख है संविधान संशोधन का भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किया गया। इस अनुच्छेद 368 में दो प्रकार की बातें बताई गई हैं। पहली बात है, अनुच्छेद 368 में दो बातें बताई गई हैं। एक बात है शक्ति और दूसरी बात है प्रक्रिया। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत दो तरह की बातें बताई गई हैं, एक शक्ति है और दूसरी है प्रक्रिया। मतलब संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो निहित है, शक्ति निहित होगी संसद में। अर्थात संविधान में संशोधन करने की ताकत संसद में निहित है। किस में निहित है? संसद में निहित है। और दूसरी बात है इसकी प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि ये प्रक्रिया वाला जो मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तीन तरह से इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। इसका हम अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो भारत के संविधान के अंदर संशोधन करने की जो शक्ति है वो तो है संसद में, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में, मूलभूत ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। ये केशवानंद भारती वाद में 1973 के अंदर ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे में या आधारभूत जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है, यहाँ के अधिकार हैं, इन अधिकारों में या इस बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं कर सकती। हम आगे बात करते हैं प्रक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है या इसकी क्या प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में हम तीन बातें देखेंगे। इसकी प्रक्रिया में पहला जो संशोधन होता है वो साधारण बहुमत से होता है। अर्थात सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले व्यक्तियों के आधे से अधिक, अर्थात सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनके आधे से अधिक व्यक्ति ऐसा संशोधन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह संशोधन साधारण विधि के समान ही है। ये जो साधारण बहुमत के आधार पर संविधान में जो संशोधन करते हैं उसके बारे में हमें कह सकते हैं कि ये संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये साधारण विधि के समान होता है। इसके तहत साधारण बहुमत के आधार पर भारत की संसद क्या क्या बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है इसका फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला जो है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। संघ में नए राज्यों का प्रवेश जैसे कि अनुच्छेद 2 में। संघ का मतलब यहाँ ये हुआ भारत। संघ का मतलब यहाँ हुआ भारत। तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में भारत के बाहर से अन्य कोई राज्य या अन्य कोई देश या कोई टुकड़ा आना चाहे, जैसा कि भारत में सिक्किम आया, गोवा आया,
तो ये अनुच्छेद 2 के तहत संसद साधारण बहुमत के आधार पर अर्थात सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले के आधे से अधिक व्यक्तियों के बहुमत के आधार पर संशोधन हो सकता है। दूसरी बात है, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन। भारत के अंदर ही नए राज्य, जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश को तोड़ के वहाँ तेलंगाना बना दिया गया। क्या बना दिया गया? तेलंगाना बना दिया गया। तो ये जो संशोधन होंगे वो अनुच्छेद 3 के तहत होंगे। अनुच्छेद 3 के तहत ऐसे संशोधन होते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत। और प्रक्रिया कौन सी होती है? साधारण बहुमत के आधार पर उनमें हम बदलाव कर सकते हैं। तेलंगाना जो हमारा एक नया राज्य बना, तो भारत में वर्तमान में 29 राज्य हो गए, तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि संसद को यह अधिकार है कि साधारण बहुमत से ये इन अनुच्छेदों में बदलाव कर सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत का मतलब यह होता है कि सदन की संख्या का बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले का, सदन की संख्या का बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3। साधारण बहुमत में आधे से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा, तो किस में होता है? साधारण बहुमत में होता है। लेकिन उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत, कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3 यानी 75% होना चाहिए। तब जाकर के विशेष बहुमत के आधार पर हम संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि मूल अधिकार, भारत के अधिकांश जो संशोधन हैं वो इसी के तहत हुए हैं। इसके बाद में तीसरी प्रक्रिया जो है, तीसरी प्रक्रिया के बाद में हम बात करते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है वो ये है कि इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का बहुमत या आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब हो गया 2/3, उपस्थित या मतदान करने वाले का 2/3 प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। जैसे 29 राज्य हैं तो 14 राज्यों का या 15 राज्यों का समर्थन इसमें होना चाहिए। 2/3 प्लस 15 राज्य होंगे तभी जा कर के इसमें संशोधन हो सकता है। इसके तहत कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको हम रख सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे इसके तहत जो आएगा, तीसरे नंबर वाली जो है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव, अगर उसमें कुछ संशोधन करना हो, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करना हो, तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, तभी जाकर के संविधान में संशोधन हो सकता है। स्वयं अनुच्छेद 368 में कोई चेंज करना हो, कि संशोधन जो 368 के तहत संशोधन होता है इसमें ही कुछ चेंज करना हो, तो भी हमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं से हाँ करवाना होगा या उनका समर्थन लेना होगा। इस प्रकार से हमारा जो भारत का संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। कठोर और लचीला का रेफरेंस अगर हम बात करें तो वो संविधान के संशोधन के रेफरेंस में किया जाता है। इसके आगे विशेषता पढ़ते हैं हम। द्विसदनात्मक विधायिका। द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब होता है, विधायिका जो होती है उसको कहते हैं संसद या व्यवस्थापिका। संसद या व्यवस्थापिका। तो भारत की संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हम इसको आगे पढ़ेंगे। संसद के प्रकार, संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान है, क्योंकि कई देशों में एक सदनात्मक विधायिका भी होती है, जैसे चाइना के अंदर। इसके बाद में भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जहाँ संघ शासन होता है, जैसे कि अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ लोगों को सारे देश की, यानी उस देश की और जिस प्रांत में वो रह रहा है उसकी नागरिकता मिलती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये देश का सर्कल बनाया हुआ बड़ा वाला, उसमें राज्य है और राज्य के अंदर जिला है। तो जहाँ ये अमेरिका का साइन जा रहा है,
ये देश में भी जा रहा है और राज्य में जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है, उस राज्य की नागरिकता भी है और देश की नागरिकता भी है। जबकि भारत का ये देखें आप, पूरे देश में केवल एक ही एरो आ रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में केवल भारतीयता की नागरिकता है, न कि हम जैसे राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी को नागरिकता नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न किया गया है। कई देश जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ जिस कैंट में, हम यहाँ जिला बोलते हैं, कैंट बोलते हैं उसको, जिस कैंट में रहता है और देश की, राज्य की, वहाँ तिहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो भारत के अंदर इकहरी नागरिकता, हम मतलब भारतीय हैं, हमारी नागरिकता क्या है? हमारी नागरिकता केवल है इंडियन, भारतीय नागरिकता है, न कि राजस्थानी। अगली बात करते हैं हम संकटकालीन प्रावधान या भारत के संविधान की अन्य विशेषताओं में अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है भारत का जो संकटकालीन प्रावधान है, ये संकटकालीन प्रावधान भारत में है और जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन प्रोविज़न लिए गए हैं। इनको भारत के संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352, 56 और 60 में उल्लेख किया गया है। इन आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं, अर्थात राष्ट्रपति इन अनुच्छेदों के माध्यम से इन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर संकटकालीन इमरजेंसी प्रोविज़न है, आपातकालीन जो प्रावधान हैं, धाराएं हैं, उनको मैं 3 भागों में बांटने की कोशिश करता हूँ, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 352 की। 352 को हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात। आप इसको अच्छी तरह याद रखें, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 को कहा जाता है। ये कब लगता है? जब देश के अंदर बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाए। सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। इससे पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक विद्रोह, आंतरिक शब्द था, लेकिन इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इस आंतरिक शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तभी अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है, और वो भी मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर। बगैर मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। तो हम बात कर रहे हैं 352 की। इसमें मंत्रिमंडल का लिखित प्रावधान होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब तक ये जो 352 है, जिसको हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, अब तक ये 3 बार प्रयोग में लाया जा चुका है। पहली बार ये जब आया 26 अक्टूबर 1962 में, पहली बार इस राष्ट्रीय आपात का प्रयोग पहली बार 26 अक्टूबर 1962 में किया गया, जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में दूसरी बार इसका जो प्रयोग हुआ 352 का, वो हुआ 3 दिसंबर 1971 में, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इसका सेकंड बार यूज हुआ और तीसरी बार इसका प्रयोग हुआ 26 जून 1975। 26 जून 1975 जब देश में इमरजेंसी लगी थी। सेकंड और थर्ड बार हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। इन 2 बार प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। 26 जून 1975 को जब तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी जी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के आंतरिक अशांति के आधार पर, उस वक्त आधार क्या था? आंतरिक अशांति, क्योंकि पंजाब में दंगे हो रहे थे। आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर राष्ट्रीय आपात अर्थात 352 लगा दिया। और उस वक्त हमारे देश के प्रेसिडेंट जो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये आप याद रखें। इसके बाद में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब जनता सरकार बनी और मोरारजी देसाई साहब देश के प्रधानमंत्री बने,
तब इस 352 जो अनुच्छेद है इसमें कुछ संशोधन किए गए। पहला संशोधन तो यह हुआ कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगेगा। इसकी जगह उन्होंने सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। दूसरी बात ये कि बगैर मंत्रिमंडल की परामर्श के या बगैर मंत्रिमंडल के लिखित आश्वासन के बाद कि देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपको याद रखने की बात यह है कि 352 का आज तक केवल 3 बार प्रयोग हुआ है। इसके आगे 356 जो दूसरा प्रोविज़न है 356, इसमें ये राज्यों में लगाया जाता है। इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। पहले वाले बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, दूसरे को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब संबंधित राज्य की संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रही हो तो गवर्नर प्रेसिडेंट को ऐसा लिख कर देता है और गवर्नर अनुच्छेद 356 के तहत संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और ये लगभग 120 बार से ज़्यादा यह आज तक लग चुका है। उसके बाद में तीसरा जो है उसको बोलते हैं आर्थिक या वित्तीय आपातकाल। आर्थिक या वित्तीय आपातकाल, जब देश की साख को खतरा उत्पन्न हो जाए और ऐसा राष्ट्रपति को अंदेशा हो जाए तो राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन संयोगवश और भाग्य से आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, यानी वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगा है। सहयोगी संघवाद भी भारत के संविधान की एक विशेषता है। संघात्मक का मतलब होता है, संघवाद का मतलब होता है यहाँ फेडरल। भारत फेडरल है, लेकिन भारत के संविधान में फेडरल शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है? यूनियन। मतलब भारत राज्यों का संघ है, संघों का संघ नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, जो कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ग्रेनविन ऑस्टिन नामक विद्वान ने भारत को सहयोगी संघवाद की श्रेणी में रखा है। भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें कनाडा की तरह सबल केंद्र स्थापित किया गया। हम ये कह सकते हैं कि भारत संघात्मक है, अर्थात संविधान के द्वारा यहाँ केंद्र और राज्यों में शक्तियों को बांटा गया। लेकिन आपातकाल के समय जब देश में आपातकाल की स्थिति होती है उस वक्त केंद्र सरकार एकात्मक रूप धारण कर लेती है। इसके और भी कई बिंदु हैं, जैसे राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऐसे कई बिंदु हैं। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ है। अगली विशेषता की तरफ हम रुख करते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत के अंदर जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, अर्थात हमारे यहाँ 3 प्रकार की विकेंद्रीकरण पाया जाता है, केंद्र सरकार के रूप में, राज्य सरकार के रूप में और नगरीय और ग्रामीण स्वशासन के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल संविधान में केंद्र और राज्यों के शासन के बारे में विकेंद्रीकरण किया गया था, लेकिन 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए ग्राम पंचायतों के लिए 11वीं और नगर पालिकाओं के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इससे विदित होता है कि अब धरातल पर लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है यहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पाया जाता है। अगली विशेषता की तरफ हम रुख करते हैं कि इन विशेषताओं के अलावा भी भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे लिखित संविधान है, यूएस का संविधान है वो पहला लिखा हुआ संविधान है, भारत का भी लिखित संविधान है। संसदीय संप्रभुता, कानून बनाने के मामले में संसद संप्रभु है और न्यायिक सर्वोच्चता के मामले में हमारा जो न्यायालय है वो सर्वोच्च है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं सुप्रीमेसी की, कि भारत के अंदर सुप्रीम कौन है। तो भारत के अंदर सर्वोच्च कौन है? संविधान। ये आपके कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है, संसद, राष्ट्रपति, संसद या संविधान। तो भारत के अंदर अगर कोई सर्वोच्च है तो वो है
यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का संविधान, सब संविधान के नीचे हैं। संविधान के तहत ही उनको शक्तियाँ दी हुई हैं। अगली विशेषता वयस्क मताधिकार। तो हमारे यहाँ 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1989 में जब प्रधानमंत्री थे श्रीमान राजीव गांधी जी, उनके द्वारा पहले ये मत देने का जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसको घटा करके इन्होंने 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात भारत के संविधान के अंदर सभी को, स्त्री और पुरुष जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, 18 साल की उम्र जिन्होंने पाली है, चाहे कैसा ही व्यक्ति हो, उन सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। हमारी अन्य विशेषता ये है कि हमारा जो संविधान है, जिसमें जो सिस्टम किया गया है, हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो केंद्राभिमुख संविधान है। अर्थात यद्यपि भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन ज़्यादातर लक्षण जैसे इकहरी नागरिकता, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल का पद, ये केंद्र पक्ष में ज़्यादा शक्तियाँ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ संघात्मक होते हुए भी भारत का संविधान है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। अर्थात संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। केंद्र ज़्यादा सुप्रीमेसी है, क्योंकि संविधान की जो अनुसूची 7वीं है उसके अंदर सूचियाँ दी गई हैं। 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची, और एक और है अवशिष्ट सूची। तो जो संघ सूची है उसके अंदर लगभग 100 विषय हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, पावर्स को जो क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसमें केंद्र का पल्ला भारी है। अब हमें कुछ ये स्लाइड्स आप खुद देख लेना। विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ स्रोत लिए गए हैं, जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है। विभिन्न देशों से जो शासन व्यवस्थाएं ली गई हैं, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है वहाँ, वो उसको हमारे संविधान के अंदर एडॉप्ट किया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक ये बात बताना चाहूँगा कि भारत का जो संविधान है, विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ प्रोविज़न, कुछ प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का संविधान एक उधार का टोकरा है या उधार का घर है या उधार लिया हुआ संविधान है। हमने वही चीज़ ली हैं जो हमारी परिस्थिति के अनुसार सही बैठती हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक गुलदस्ता है, एक गुलदस्ता है। अर्थात इसको हम व्याख्या करेंगे, भारत का संविधान गुलदस्ता क्यों है, उधार का टोकरा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने विभिन्न देशों से भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के स्रोत लिए हैं, जैसे कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ले लिए, कनाडा से हमने केंद्र पक्षपात ले लिया। दूसरी बात है कि गुलदस्ता, हम ये कहना चाह रहे हैं कि विभिन्न देशों के संविधानों से स्रोत लिए गए हैं, लेकिन हमने उनको हुबहू नहीं लिया, क्योंकि हमारे यहाँ समय काल परिस्थिति के अनुसार हमने उनमें चेंजेज किए हैं। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से हमने राष्ट्रपति का पद लिया, लेकिन वहाँ तो राजा रानी होते हैं। कैबिनेट प्रणाली ली, संसदीय शासन व्यवस्था ली, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि हमने हमारे दादाजी का कोट तो पहना है, लेकिन उसको हमने हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग, अर्थात हमारे बॉडी शेप के अनुसार सेट किया। अर्थात भारत के संविधान के संदर्भ में हमें कह सकते हैं कि हमने विभिन्न देशों से कुछ चीज़ें ग्रहण की हैं, लेकिन वो हमें समय काल परिस्थिति के अनुसार उसको हमारे अनुसार सेट किया है या व्यवस्थित किया है, और तभी हमारे संविधान में उसको रखा है। लास्ट स्लाइड है, इसके अंदर हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं, निर्माता कहे जाते हैं, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की है, उसे हमें याद रखना चाहिए। संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है यदि जिन लोगों को इसका क्रियान्वयन सौंपा गया है, अर्थात जिनको संविधान की शक्तियाँ दी गई हैं कार्य करने के लिए, वो लोग अच्छे साबित हों। अर्थात हमें कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत प्रकार के फूल लगे हुए हैं, इनको हमें संजो के रखना है। थैंक यू।